जब रेडिएशंस पड़ती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तो जो रसोली है उसका साइज बड़ा वो जल्दी से जो है ना बिल्डअप हो जाती है, मैसिव हो जाती है। कई दफ़ा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होती हैं, कैंसरस, वो बहुत जल्दी से फ्लरिश आउट होती है। तो मैम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर खवातीन में रसोली बन चुकी है? नंबर 1, अगर एसिम्टोमेटिक है और साइज छोटा है, 3 सेंटीमीटर से कम है, 5 सेंटीमीटर से कम है, और उसकी लोकेशन पे अल्ट्रासाउंड करें, ठीक है। और उसके साथ अगर हम देखेंगे कि इसका साइज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। अगर कुछ नहीं कहती हम लोग, तो मैं तो कई पेशेंट हैं उनके साथ फाइबर पड़े, मैंने कहती कुछ नहीं करना आपने, यूट्रस ही रिमूव कर दिया जाता है। तो हिस्टेक्टमी जो है वो किस सूरत में की जाती है? अभी तक जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 125 फाइब्रॉइड एक छोटी सी बच्चेदानी से निकाले गए हैं। तो छोटी छोटी ये सीडलिंग होती हैं, वो भी हो सकते हैं, उसका साइज 3 किलो तक भी हो सकता है, इतना इसका साइज बढ़ सकता होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ रसोलियाँ निकाली हैं कुछ अर्से के लिए तो वो अफाका रहता है, लेकिन लेटर ऑन वो वहीं पे दोबारा से रसोलियाँ, ये मायोमा, ये जी मायोमेक्टमी का, ये मायोमा का ये होता है कि अगर एक दफ़ा ऑपरेशन कर दें तो कई दफ़ा उनको पेशेंट को हम पहले बता देते हैं, ये दोबारा भी रीग्रो कर सकती हैं, और ये अक्सर होता है। अच्छा मैम, यूट्रस में अगर रसोली है, साथ प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई है, बच्चा भी बन रहा है, तो क्या वो फाइब्राइड बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? कोई प्रेशर आ जाए उस पर? हाँ जी, एवरीबडी, अभी आपको यही तो बताया, सर्कुलेशन का कोई मसला हो जाए। मैंने आपको यही तो अर्ज की है कि वक्त से पहले लेबर पेन हो सकती है, वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है, और जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर फाइब्राइड है वो उसकी नॉर्मल विलादत को रोकेगा, तो सिजेरियन ही होगा ना। तो क्या करते हैं, पहले फिर फाइब्राइड निकालते हैं या बच्चे को? पहले तो ज़ाहिर है उसको, बच्चे को डिलीवरी के टाइम तो बेबी को करना है, फाइब्राइड को तो आप टच करेंगे तो वो एक फुआरा, वो तो फिर अनकंट्रोल जो है ब्लीडिंग होती है, तो वो हम रिकमेंड नहीं करते, वो फिर तो एंड अप होगा बच्चेदानी का रिमूवल, तो फिर एंड ऑफ स्टोरी हो जाएगी। मैंने कई लोगों से सुना है कि हॉस्पिटल भी विजिट करते हुए कि वो कहते हैं कि जब हम चेकअप करवाते हैं, जब रेडिएशंस पड़ती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तो जो रसोली है उसका साइज बड़ा वो जल्दी से जो है ना बिल्डअप हो जाती है, मैसिव हो जाती है। क्या इस चीज़ के पीछे हकीकत है, ये मिथ है? प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बात करिए तो मैंने पहले बता दिया, हार्मोन्स के इफेक्ट से फाइब्राइड बड़ा होता है। उसके अलावा ये जो आप बता रही हैं कि एकदम से साइज बढ़ा, तो वो कई दफ़ा मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होती हैं, कैंसरस, वो बहुत जल्दी से फ्लरिश आउट होती हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक आम रसोली में और एक कैंसरियन? देखें, कैंसर होगा तो कैंसर बताता है कि इसको कैंसर है, वजन कम होगा, लिथार्जी, ठीक है, कई दफ़ा पेन होगी, कई दफ़ा नहीं पेन होगी, लेकिन यूट्रस का ये है कि उनके प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर तकरीबन यही है, ख़वातीन का मोटा होना, ठीक है ना, वही जैसे मैंने बताया सेडेंट्री हैबिट्स है, और इसी तरह ब्लीडिंग अगर ज़्यादा आए, छुपाए रखना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। जो ही आपकी ब्लीडिंग का सिस्टम, मैं ये इस फॉरम पे आपको कहूँगी, ज़रा आगे पीछे हुआ है तो फॉर गॉड से गो टू द डॉक्टर के पास जाए, मत शायद। यहाँ इस चैनल के तवज्जो से ये भी बता दें कि बच्चियों का जो साइकिल है उसमें ब्लीडिंग जो है नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, बच्चियों को ये भी नहीं अंदाजा होता। Exactly. आप ये कहती हैं मेरे पास लेडी डॉक्टर्स आती हैं, कई बच्चियों के हमारी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं या जाती हैं जिनको गायनी का इतना नहीं, क्योंकि गायनी आपको पता है आजकल स्पेशलिटी का दौर है ना, तो जो गायनी के लिए दूसरे शोबों में आंख में ENT उनको इतना नहीं एक्सपोजर, तो मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ कि 4 से 5 दिन से हफ्ता तक नॉर्मल, 3 से 4 दिन 5 दिन फ्लो बेहतर, यानी 3 से 4 ज़्यादा, 5वें दिन ज़रा कम, फिर आस्ता आस्ता 6 7वें दिन फिनिश। कुछ बच्चियों को 3 से 4 दिन भी इतना ज़्यादा हैवी फ्लो होता है कि वो किस तरफ इंडिकेशन होती है? देखिए, अगर वो इस तरह है तो शुरू से उनको पहले तो हम आयरन और कैल्शियम देते हैं, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाते रहना चाहिए। कई दफ़ा साइलेंट ओवेरियन सिस्ट होती है, बच्चेदानी के अंडों की, जो अंडेदानी है उनकी जो कई दफ़ा सिस्ट उनको हो रही होती है, तो वो भी है, ठीक है। और कई दफ़ा वीकनेस, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन खून की कमी कई दफ़ा ऐसी होती है कि वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, खून की कमी है, फिर उसके साथ और ब्लीडिंग है, फिर आगे फिर इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। और बच्चियों के लिए हम यही कहते हैं कि अगर शुरू में थोड़ी बहुत पेन होती है, और इसी तरह साथ अगर इतनी पेन है कि स्कूल नहीं जाया जा रहा, कॉलेज नहीं जाया जा रहा, और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं तो सीखा यू कैन परफॉर्म, तो बेटर यू गो टू डॉक्टर के बाल को बताना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेन का होना और या फिर पेन होना, इसके अलावा ब्लीडिंग होना, या अगर फर्ज किया फिर रुक के आया है, सही नॉर्मल स्टार्ट हुई है, मीनार की मेंसेस का शुरू होना, लेकिन 2-3 साल के बाद वो एकदम से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, ठीक है, वो भी हम इस चीज़ को नोट करते हैं। तो ये तो कमजोरी है ना, सिंपल हार्मोन्स की ऐसी कमजोरी है जिसको हमने इसको एड्रेस करना चाहिए, बजाय कि इसको हम कहें नहीं आप ठीक है। नो,
एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना। जैसे आपने बड़ी अच्छी बीच में एक बात की थी कि इसको एक रूटीन, जैसे बाहर के मुल्कों में तो रूटीन है, बल्कि उनसे कॉल आ जाती है कि फलानी मिस या मिसेज यू कम टू द क्लिनिक, इट इज़ योर टाइम फॉर, आपका जो चेकअप का टाइम आ गया, फॉलोअप का टाइम आ गया। तो ये एक रूटीन होनी चाहिए, बजाय के घरों में बैठ के टोट के जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमारी लेडीज जो है ना बहुत रिलक्टेंट है अपनी इस तरह की किसी बीमारी को एड्रेस करने में। नो, मेरा ख्याल है कि इस तरह की नहीं, और भी किसी को भी किसी किस्म की बीमारी को करने के लिए रिलक्टेंसी एक समझे कि एक तरबियत का हिस्सा आ गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी बात ही है डॉक्टर के पास आते हैं, कि हम लोग खुद सोच रहे होते हैं कि अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी कि पेशेंट है, और कुछ लोग इस तरह के हैं कि उन्होंने हर तरह से सुस्ती कर दी है। ENT का मसला है, आंख का मसला है, या कोई जनरल प्रॉब्लम है, सुस्ती करनी है कि मैंने समझा था शायद खुद ही ठीक हो जाएगा। खुद ही कैसे ठीक होगा? तो मैम क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर खवातीन में रसोली बन चुकी है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं एडवांस? ट्रीटमेंट ऑप्शन तो ये है कि नंबर 1, अगर एसिम्प्टोमेटिक है और साइज छोटा है, 3 सेंटीमीटर से कम है, 5 सेंटीमीटर से कम है, और उसकी लोकेशन पे अल्ट्रासाउंड करें, ठीक है। और उसके साथ अगर हम देखेंगे कि इसका साइज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है। अगर कुछ नहीं कहती हम लोग, तो मैं तो कई पेशेंट हैं उनके साथ फाइबर पड़े, मैंने कहती कुछ नहीं करना आपने। और कुछ यूँ कि जो मीनोपॉज आता है, जिसे सन्यास बोलते हैं, माहवारी का ख़त्म होना, तब आस्ता आस्ता फाइब्रॉइड भी रिग्रेस कर जाते हैं। डिपेंड करता है फाइब्रॉइड्स कहाँ पे हैं, क्या है और उन्होंने क्या किया। क्या ये खुद भी डिसॉल्व हो सकते हैं? खुद भी डिसॉल्व हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और एक और चीज़ मैं आपके फोरम पे कहूँगी कि प्लीज़ ये जो होता है ना खुद साख्ता इलाज और सेल्फ मेडिकेशन, कज़न ने कह दिया, सहेली ने कह दिया, छोटी मामी ने कह दिया, चाची ने कह दिया, कोई किसी ने कह दिया, प्लीज़ मेरा ख्याल है आजकल की माएँ अब इतनी वेर हो गई हैं कि माएँ कम से कम दे नेवर पोस्टपोन। वो हमेशा कहेंगे आओ बेटा पहले डॉक्टर पर, ज़्यादातर माएँ। और जो आपके इर्द गिर्द जो खवातीन, रिलेशन, फ्रेंड्स, कजन्स, एक बंदे का इलाज दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जैसे एक का सूट शलवार कमीज दूसरे खतून को पूरा नहीं आता। मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने जूतों का साइज भी देख लें, अपने कपड़ों का साइज देख लें। इस तरह एक का इलाज कैसे होगा? ये फलाने ने दिया था, मजे की बात है, बाहर से कुछ मल्टीविटामिन किसी को गिफ्ट आए हैं, वही खाना शुरू कर दिया और एंड क्या मेंसेस बंद हुए हैं, माँ लेके आई ये बीमारी। फिर आपको सर्च करना चाहिए, अच्छी हिस्ट्री लेनी चाहिए कि क्या क्या लिया है पिछले दिनों, बल्कि एक आम हिकमत का आम शरबत कि जी इसके पापा लेके पीते थे, अभी पीती थी, उसके बाद पता चला कि जी उसकी वजह से अच्छे खासे मेंसेस उसके स्टॉप हो गए। ये वाला ट्रेंड बहुत कॉमन है। ये कॉमन ट्रेंड समझे कि अब वैसे चेंज आ रही है। अब तो मैंने लोगों को देखा है, वो जो अवेयर फैमिली है उनमें चेंज है, लेकिन अभी भी आप शायद आपको सही कह रही है क्योंकि आपका मीडिया का वो है तो आप समझते हैं कि बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस ट्रेंड को चेंज करें। पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक पॉइजन, देखिए ये केमिकल्स है ना, ये दवाई एक केमिकल है। जो फर्ज किया जो मेरी बॉडी के लिए बेहतर है वो आपके लिए नहीं। अब स्पेशलिटी का दौर है, हमने जैसे मेरी अब इतने साल प्रैक्टिस करके वहाँ बाहर भी हमने किया, इधर भी किया, हमें हर चीज़ को सोचना है कि इसका वजन कितना है, इसकी हाइट कितनी है, इसका क्या बर्दाश्त होगा, इसको क्या माफक आएगी। अब एक सिंपल सी मैं मिसाल देती हूँ पेशेंट्स को कि मसूर की दाल है, वो किसी को हजम अच्छी होती है, किसी को नहीं होती, ठीक है। मैं फिर कहना है नहीं जी हमें तो कभी नहीं कुछ हुआ, इसी को क्यों होना था। एक दरानी ठानी इस तरह के घर का एक तरह का सिनेरियो सुना रहे, तो मैंने ये कहती हूँ कि देखिए हर एक की अपने इंटेस्टाइन्स का फ्लोरा है, सूटेबिलिटी किसी को माफक आती है, किसी को एक सिंपल दाल की मिसाल दी है। इसीलिए आप खुद देखें कि किसी को पानी 4 गिलास किसी की रिक्वायरमेंट है, किसी की 8 गिलास है, किसी को सर्दी ज्यादा सर्दियों में लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा गर्मी। तो ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको चेंजेस, वेरिएशंस हैं। ट्विंस, अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस में भी देखें ना, मैंने बच्चों में अक्सर उनको देखती हूँ, खवातीन बच्चियां जो कहती हैं ये बच्चे, उनमें भी उनके इस मजाज में फ़र्क है, उनकी सूटेबिलिटी में फ़र्क आता है। अगर एक इस दवाई से ठीक हो रहा है तो इससे दूसरी दवाई से ठीक नहीं होता। जब ये रसोली बन जाती है तो फाइब्रॉइड्स की सूरत में निकाले जाते हैं, सिर्फ रसोलियाँ जो हैं जिसे मायोमेक्टमी कहते हैं, वो कब निकाले जाते हैं, और कुछ सूरत में रसोली ही यूट्रस ही रिमूव कर दिया जाता है। तो हिस्टेक्टमी जो है वो किस सूरत में की जाती है? बच्चेदानी से रसौली निकालना तो आमतौर पे अभी तक जो वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 125 फाइब्रॉइड एक छोटी सी बच्चेदानी से निकाले गए हैं। तो छोटे छोटे ये सीडलिंग होती हैं, वो भी हो सकते हैं, उसका साइज 3 किलो तक भी हो सकता है, इतना इसका साइज बढ़ सकता होता है।
अब ये जो छोटी छोटी रसौलियाँ जैसे आपने बताया, कुछ तो निकालते हैं मायोमेक्टमी, जो एक आध बड़ा, जैसे मैंने अभी बताया था कि इनफर्टिलिटी, बच्चेदानी को कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको निकालना पड़ता है। IVF के लिए कई दफ़ा 5 सेंटीमीटर से है वो भी करना पड़ता है, जो कि हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ को हम वैसे ही छोड़ देते हैं कि अपने उसमें, मैंने बताया ना, वी हैव टू टेलर आउट। और हिस्टेक्टमी जैसे आपने कहा कि बच्चेदानी निकालना, जब इतनी मुसीबत पड़ गई है कि ब्लीडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही है, सारे चारों ने 4 इलाज कर लिए हैं, आपने उनको दवाइयाँ ताकत की भी दे दी हैं, थोड़ी बहुत हार्मोन्स की, GnRH एनालॉग एक और तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि वक्ती तौर पर तो छोटा करते हैं लेकिन उसके साथ हड्डियों को खोखला भी कर देते हैं। उसका इंजेक्शन ही 15-15 हज़ार का आ रहा है। अगर एक महीने में एक इंजेक्शन लग रहा है, 3 से 4 6 तक भी इंजेक्शन लगा दिए। हम आमतौर पर उन लोगों को लगाते हैं जिनमें हमने वाकई सर्जरी करनी है, या हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, या उसको डिले करना है, या साथ उसको बैकअप करना है, उसका खून की कमी को पूरा करना है कि ऑपरेशन से पहले ही वो उसको हम तैयार कर लेना। तो इसलिए हिस्टेक्टमी हम तब करते हैं जब हमें बच्चेदानी की ज़रूरत नहीं है, फैमिली मुकम्मल हो चुकी है, और वैसे भी उसके अंदर वो खुद ही विलिंग है कि नहीं हमें कर दे। जब बीमारी इतनी बढ़ गई है तो फिर ऑपरेशन जो लास्ट रिजॉर्ट है हम उसको करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ रसोलियाँ निकाली हैं कुछ अर्से के लिए तो वो अफाका रहता है, लेकिन लेटर ऑन वो वहीं पे दोबारा से रसोलियाँ, ये मायोमा, ये जी मायोमेक्टमी का, ये मायोमा का यही होता है कि अगर एक दफ़ा ऑपरेशन कर दें तो कई दफ़ा उनको पेशेंट को हम पहले बता देते हैं ये दोबारा भी रीग्रो कर सकती हैं। और ये अक्सर होता है क्योंकि अगर उनके कॉजेटिव फैक्टर, जिन चीज़ों जिनकी वजूहात अगर उधर ही हैं तो आप उनको सर्जरी कर दो वो फिर हो जाएगा। ठीक है ना, वजूहात तो वही है, ना लाइफस्टाइल बदला है, ना माशाल्लाह अपनी कोई कहते ने करना है। यहाँ पे ये यहाँ पे ट्रीटमेंट है, इसको फोकस करना। अगर आप मोटिवेटेड हैं अपनी सेहत के लिए तो फिर आपको पता है कि मेरे बच्चेदानी के अंदर ये रसौली है, तो फिर तो आप दिन रात अपना वजन भी कम करेंगी, अपना ब्लड भी, अपना आयरन, अनीमिया के भी कर। जी मैंने पहले ही बता दिया कि जो जितना फैट ज्यादा होता है उतना ही एस्ट्रोजन ज्यादा। लेकिन मैम समटाइम देखा जाता है कि बहुत लीन सी लड़की होती है, उसमें भी रसोली है। तो उसके और भी तो कई पॉजिटिव फैक्टर मैंने आपको बताए हैं कि फैमिली हिस्ट्री है, माहौलियाती कई दफ़ा ऐसी है, कई दफ़ा कई चीज़ें ऐसी है कि एस्ट्रोजन हैं, कई दफ़ा ये जैसे मैं आपको बताया कि छोटे मोटे सीडलिंग्स हैं लेकिन उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स हैं उससे ये बड़े हो गए। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक फ़ायदा ये भी है कि जो ख़वातीन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं उनको फाइब्रॉइड से प्रिवेंशन है, उनका फाइब्रॉइड से वो काफ़ी हद तक बची भी रहती हैं। हमारी ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहें कि वो हद्दुल वसा इस बीमारी से कैसे बच सकती हैं? दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी डाइट का, हमारी लाइफस्टाइल का इस ओवरऑल डिजीज़ के पीछे क्या लिंक है? इसका ओवरऑल अगर इम्पैक्ट रखे, अगर आप सेहतमंद हैं, इम्यूनिटी आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आपको बीमारी कोई नहीं छू सकती। काफ़ी लेट हो जाता है, बीमार होते होते भी आपको थोड़ा, और अगर बीमारी भी आएगी तो थोड़ी बहुत आएगी, वो गुजर जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आजकल के दौर में, जो मैं समझती हूँ कि इलाज का पहला यही हिस्सा है, प्रिवेंशन इज़ फार बेटर देन क्योर। तो ये इसमें यह है कि रात को पूरी नींद लें, कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें, शमसी सिस्टम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, फजर के टाइम उठें, इशा के टाइम इशा की नमाज पढ़ के सोएं, और उसके बाद मुशक्क़त की आदत डालें। ठीक है, और ठीक है जंक फूड की मैं इतने भी नहीं हूँ, कभी कभी वही बात कि अगर कोई पार्टी शार्टी है तो ज़रूर खाएं, लेकिन इसमें भी आप इतदाल का रवैया रखें और फिज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल छोड़ दें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, चिकनाई के बगैर खाने पकाने सीखें। इट्स वंडरफुल। आप देखें बाहर जाएँ, जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, चिकनाई रिकमेंड करती हैं? मैं किसी किस्म की भी चिकनाई रिकमेंड नहीं करती। वैसे तो बटर का तो वो होता है, दिल करता है कभी कभी बटर थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया, लेकिन आप यकीन करें ज़िंदगी बदली मेरी भी 5-6 साल पहले, हमें भी जब पता चला चिकनाई आप उसके अलहदा उसके बगैर भी आप करें। जैसे मोमो कितना एक छोटी सी डिश है, कितना पॉपुलर हुई है मोमो, तो मोमो जो है ये भी देखें वो स्टीम में बनाते हैं। आप किसी भी ब्रेकफास्ट के डेस्क में जाते हैं किसी भी अच्छे 5 स्टार होटल में, तो वहाँ पे एक स्टीम वाले फूड पड़ी होती है जिसमें कोरियन या फर्स्ट के जापान या चाय, तो आप इस तरह के अगर हम भी इसको कर सकते हैं, फिश हो गया, बारबेक्यू हो गया, इस तरह की चीज़ें आप लें, सब्जियां, फल वगैरह, सलाद उसको बनाएं, खुद बना के जब आप खाएंगे ना तो और अच्छा भी लगेगा, और बनाने की जो उसमें आपकी कैलोरीज बर्न होगी ना उसमें भी आप खुद ब खुद स्लिम होगा। साथ दोस्तों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और खुश रहें। दिन में 4 कह के सुबह, 4 कह के शाम को मारें। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस
ये जो स्ट्रेस है हर दफ़ा, हर चीज़, कभी बत्ती चलेगी, कभी आप ये पाकिस्तान में है ये सब कुछ, हम लोग जितना मर्जी हम पोश एरिया में रह रहे हो, तो इससे अवॉइड करें। और सबसे अच्छी और प्यारी बात जो मैं अपने आप को भी शीशा देख के कहती होती हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग, किस माफ़ कर दें, सबको माफ़ कर दें, और लेने देने के सिस्टम को मेरा ख्याल है रस्म और रिवाज को ख़त्म कर दें, जिनकी वजह से बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, फलाने ने ऐ वरतिया, फलाने ने ऐ दिता, इन चीज़ों से आउट हो जाए। और कोई किसी का बेटा बेटी बच्चे जहाँ जिस तरह खुश हैं उनको दुआएं दें और उन्हें कहें कि ठीक है, जो जिस तरह भी आप यकीन करें लोग बड़ी लंबी उम्र गुजार लेते हैं सेहतमंदी के साथ, जो किसी को न तंग करते हैं, और मेरा ख्याल अल्लाह भी उन पे उनकी रहमत के फरिश्ते आते हैं। खुश रहें और नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही आज प्यारी, बहुत ही कीमती बातों से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर सुनैरा फैज़ साहिबा बता रही थी अपनी गुफ्तगू में कि ख़वातीन को अपनी अडल्टहुड से ही कुछ चीज़ों पे नज़र रखना ज़रूरी है, कि उनको रेगुलरिटी अपने साइकिल की चेक करनी चाहिए कि वो इरेगुलर तो नहीं, उनको ब्लीडिंग का ज़्यादा मामला तो नहीं, उनको दर्द तो ज़्यादा नहीं महसूस हो रही। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही अपनी एग्जामिन करनी है। अगर ये सारा कुछ हो रहा है आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि अगर आप इनको नज़रअंदाज कर देंगे लेटर ऑन ये फाइब्रॉइड्स और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का जो है ना आपको सामना करना पड़ेगा। तो बर वक्त तशख़ीस जो होती है वही आपको बेहतर इलाज की और आपकी बेहतर ज़िंदगी की ज़ामन हो सकती है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। हेल्थ अफेयर्स पॉडकास्ट से अरूज बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।